हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पिछले टॉपिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था। पिछले टॉपिक में हम लोग ने एक क्वेश्चन का आंसर खोजा था कि रेस्टिंग न्यूरॉन में इन पोलराइज्ड कंडीशन वाई इनसाइड मोर, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा क्यों होता है। इसका जो आंसर है वो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था। अब इसका अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें एक मोटिवेट करना ना भूलें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि इम्पल्स जो है वो जनरेट कैसे होता है, फिर उसको कंडक्ट कैसे किया जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। पहले हम लोग एक डायग्राम बना के समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन थोड़ा सा ये इसका डेंड्राइट्स है। जैसे ही यहाँ पे कोई सिग्नल आया, तो क्या करेगा वो, यहाँ से होते हुए वो सिग्नल जैसे ही इधर आया तो ये पहले सेल बॉडी में आया, फिर वो ऐसे करके वो एक्सॉन में ट्रांसमिट किया गया, भेजा गया एक्सॉन के थ्रू टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल पर। ये हमारा सिग्नल भेजा गया। इसमें हम लोग ये समझेंगे, 3 पार्ट बनाएंगे, ए बी सी ऐसे करके, ए बी सी। जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट कंडीशन में था, रेस्टिंग स्टेट में था, तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं आया। बट जैसे ही यहाँ से कोई स्टिमुलस इसको मिला तो इस सिग्नल क्या किया, ट्रांसमिट किया एक्सॉन बॉडी के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ, पहले जनरेशन ऑफ इम्पल्स, जनरेट हुआ इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद कंडक्शन हुआ इम्पल्स का, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हुआ। पहले इम्पल्स को जनरेट किया गया, उसके बाद कंडक्ट किया गया, उसके बाद ट्रांसमिट किया गया कहाँ पे, टारगेट ऑर्गन पे। जैसे ही सिग्नल टारगेट ऑर्गन पे आया तो सिग्नल को भेज दिया किसके, कहाँ पे, टारगेट ऑर्गन पे वो अपना सिग्नल भेज दिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि रेस्टिंग न्यूरॉन पोलराइज्ड कंडीशन एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, जहाँ पर हम एक पंप के बारे में समझेंगे जिसको बोला गया है एटीपी पंप। यहाँ पे हमारा ऐसे पंप है, ये हमारा पंप है। रेस्टिंग न्यूरॉन में हम लोग ने क्या पढ़ा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज। हम लोग ने यही पढ़ा, आउटर साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज रहता है और इनर साइड निगेटिव चार्ज। सोडियम जो है, सोडियम ऑलरेडी हाई है आउटसाइड, बाहर की तरफ हमें पता है कि सोडियम ऑलरेडी हाई है। रेस्टिंग कंडीशन में रेस्टिंग न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट, जब इसको कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया रेस्टिंग कंडीशन में, हमें ऑलरेडी पता है कि सोडियम जो है
वो ज़्यादा है किसके तरफ, बाहर की तरफ। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम ऑलरेडी हाई है किस साइड, अंदर के साइड। बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है। तो ये पंप क्या करता है, बाहर का ये पंप क्या करता है, बाहर से 2 सोडियम उठाता है, 2 सोडियम को बाहर लेगा, 3 सोडियम आयन को ये अंदर लेगा इस पंप के थ्रू, और बाहर लेगा 2 पोटेशियम आयन। फिर ऐसे से ऐसे कर दिया जाएगा इस पंप को, ऐसे ये इस साइड है ना, तो ऐसे घुमा के जो बाहर अंदर की तरफ 3 सोडियम आयन थे वही चले गए बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन, जो बाहर की तरफ 2 पोटेशियम आयन थे वही अंदर की तरफ 2 पोटेशियम आयन आ गए। 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ गए, और अंदर की तरफ हमें पता है कि ऑलरेडी जो है पोटेशियम हाई है। जब हम किसी हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर किसी सब्सटेंस को फ्लो करवाते हैं तो वो बिना एटीपी, बिना कोई चार्ज के वो ट्रैवल कर जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वही अगर लो कंसंट्रेशन से अगर हमको हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करवाना होता है तो हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एटीपी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें अंदर पता है जो अंदर पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा है, और बाहर हमें पता है कि सोडियम आयन ज़्यादा है। तो इसको पंप करवाने के लिए, दोनों को भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, पंप की। जो क्या किया, सोडियम को अंदर से बाहर किया और पोटेशियम को बाहर से अंदर किया। यहाँ पे 3 सोडियम को इसने क्या किया, बाहर किया। यहाँ क्या किया, 2 सोडियम को अंदर किया। आई होप आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसको और क्लियर करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाहर की तरफ हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और अंदर में हाई है पोटेशियम आयन, जो इजीली क्या हो रहा है, यहाँ से लीक आउट हो रहा है। पोटेशियम आयन इजीली लीकी आउट, पोटेशियम आयन इजीली लीक आउट हो रहा है। वही अंदर की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज प्रोटीन है और फॉस्फेट है, जो इम्परमिएबल है इन रेस्टिंग कंडीशन, इम्परमिएबल फॉर रेस्टिंग स्टेट। अब हम लोग ने यहाँ क्या देखा था, एक पंप के बारे में। तो इस पंप को हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ एक बस है, इसमें 3 सीट है। सॉरी, ये तो थोड़ा उल्टा बन गया। ये पंप है एक, जिसमें क्या है, 3 सीट है। किसके लिए, 3 सोडियम आयन के लिए यहाँ पर सीट है। सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन बैठ गया। और बाहर भी सीट है, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। और ये एक बस के जैसे, फॉर एग्जांपल एक बस मान लेते हैं कि अंदर की तरफ इधर 3 सोडियम के लिए सीट है और 2 पोटेशियम के लिए सीट है। जैसे ही ये बस चलता है, अभी ऐसे है अभी बस, ऐसे है अभी बस, और जैसे ही ये पंप के जरिए, ये एटीपी के जरिए जैसे ही मूव करेगा तो ऐसे से ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि अंदर की तरफ जो सोडियम था वो बाहर चला गया, और बाहर की तरफ जो पोटेशियम था वो अंदर आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ही ये बस चला, बाहर का अंदर का सोडियम आयन बाहर आ गया, और बाहर का पोटेशियम आयन अंदर आ गया। हम लोग ने ये देखा। और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और इधर क्या था, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल फॉर सोडियम। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। आप लोग भी साथ साथ हमारे साथ लिखने का प्रयास कीजिए कि आप लोग का अच्छा से अच्छा नोट्स बन सके। पहला पॉइंट लिखेंगे, मोर सोडियम आउटसाइड, मोर सोडियम आउटसाइड एंड मोर पोटेशियम इनसाइड। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, वो 3 सोडियम आयन को वो बाहर की तरफ भेजा, और 2
दो पोटेशियम आयन को ये अंदर की तरफ लाया। कौन लाया? एटीपी पंप, एटीपी पंप। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम मूव अगेंस्ट द concentration gradient, they need energy ATP। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव किया। जब वही चीज़ अगर अगेंस्ट में जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ATP की। वही ये बता रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दे नीड ATP। अब हम लोग ये समझेंगे कि बाहर तो हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ हमने देखा कि निगेटिव चार्ज है इन पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में हमने देखा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। जो रेस्टिंग न्यूरॉन है, जिसका रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि व्हेन अ स्टिमुलस डिस्टर्ब, स्टिमुलस कैन गिव एक्सोनल मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ ए। जैसे ही हमने उसको स्टिमुलस दिया, डिस्टर्बेंस किया, स्टिमुलस दिया, तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन थी वो एक्साइट हो गई। एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइट कर गई। अब हम लोग दूसरा समझेंगे कि जब हम उसको डिस्टर्ब किए, ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा रेस्टिंग कंडीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट। व्हेन अ suitable disturbance stimulus is given to axonal membrane at a site A। जैसे ही हम उसको स्टिमुलस दिए, डिस्टर्बेंस किए एक्सॉन की मेम्ब्रेन को, तो उसका मेम्ब्रेन क्या हुआ? एक्साइट कर गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि स्टिमुलस इंड्यूस्ड permeability for sodium ions will increase, leads to rapid influx of sodium from extracellular fluid to exoplasm। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं कि बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही हम एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या किए? स्टिमुलस दिए। जैसे ही स्टिमुलस दिए, सोडियम की जो परमिएबिलिटी थी वो इंक्रीज़ कर गई। जैसे ही सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ किया, वो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, तेज़ी से वो क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो एक्सोप्लाज्म की तरफ वो तेज़ी से दौड़ लगाया। जैसे ही सोडियम आयन का एक्सोप्लाज्म का गेट जैसे ही ओपन हुआ, सोडियम आयन जल्दी से अंदर आ गया। इन्फ्लक्स हुआ, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन तेज़ी से जैसे ही अंदर आया तो क्या हुआ? अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गई, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गई, बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गई। ये हमारा मेम्ब्रेन क्या हुआ? पोलराइज्ड स्टेट से अब डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गया। पोलराइज्ड स्टेट से अब हमारा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गया। क्या आप लोग को हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग डायग्राम की मदद से ये देखते हैं, ये हमारा एक्सॉन है। आपने तो देखा जो ये हमारा एक्सॉन है, ये इसकी
ये हमारा न्यूरॉन है, इसमें हमने फिर से ए बी सी ए बी सी। अभी ये क्या है हमारा, ये पोलराइज्ड स्टेट में है। यहाँ पे अभी ये पोलराइज्ड स्टेट में है जिसका वैल्यू है -30 मिली वोल्ट। अब ये पोलराइज्ड रेस्टिंग स्टेट में अभी था। अब इसमें हम लोग ने क्या देखा कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी थी वो चेंज हो गई। अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स हुआ और बाहर नहीं, अंदर पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स हुआ, बाहर नेगेटिव आयन का। तो ये हमारा मेम्ब्रेन क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन हमारा डीपोलराइज्ड हो गया। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, हमारा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गया। अब हम लोग इसके बारे में कुछ फिर से लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। लिखिए, रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन, रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड। रिवर्सल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन is said to be depolarized। जैसे ही मेम्ब्रेन रिवर्स किया वो पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज्ड स्टेट में आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पोटेंशियल इज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Potential is now shifted from negative to positive so that +30 to +40 millivolt called depolarization। Action potential which is actually called जनरेशन ऑफ इम्पल्स। हमने क्या देखा, पोटेंशियल इज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम, पहले निगेटिव था, निगेटिव टू पॉजिटिव, जिसका वैल्यू +30 टू +40 मिलीवोल्ट हो गई, जिसको हम लोग ने कहा डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग आगे की टॉपिक में देखेंगे कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होता है। आज के लिए थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं आगे की टॉपिक में जो कि है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये जो हम अभी पढ़ाए हैं इसका रीडिंग आप एनसीईआरटी से कर लीजिएगा, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में।